9 दिसंबर 2024 को सुतेश देशमुख महाराष्ट्र के बी जिला के पेट्रोल पंप के ऊपर किसी का इंतजार कर रहा है। ये अपने घर से 30 किलोमीटर दूर है। इसका घर मसाजोग गांव में है। ये अपने साथ उस बंदे को लेता है और मसाजोग गांव के लिए निकल जाता है। ये जिस बंदे का इंतजार कर रहा था वो था इसके मामा का बेटा, जिसका नाम था शिवराज। रास्ते में ये एक टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं कि इनके आगे एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती है। वहाँ से 7 लोग निकलते हैं। सबसे पहले वो एक पत्थर उठाते हैं और इनकी बैक विंडो के ऊपर दे मारते हैं, ये देखने के लिए कि इनकी कार के अंदर कौन कौन है। वो शीशा तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद अंदर से सुतेश देशमुख को बाहर निकाल लेते हैं। ये अपने इलाके का, अपने गांव का सरपंच भी है। यहाँ पे एक बंदा डंडा लेके आता है अपनी गाड़ी से और इसको पीटना शुरू कर देता है। पीटने के बाद वो इसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और यहाँ से एक शुगर मिल की तरफ निकल जाते हैं। अब जो इसके मामा का बेटा होता है शिवराज, वो जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन जाता है। वो घबराया होता है और वहाँ पे जाके FIR दर्ज करवा देता है। चूंकि उसने ये कार पहचान ली थी ये किस बंदे की है, इसलिए वो डायरेक्ट जाके नाम दर्ज करवाता है कि इस इलाके का जो मशहूर पॉलिटिशियन है उसके लोगों ने मेरे कजन को अगवा कर लिया है, लिहाजा किसी न किसी तरीके मेरे कजन को बाजियाब्त करवा के दिया जाए। चूंकि ये अपने इलाके का सरपंच है इसलिए ये मामला हाई रैंक के ऊपर होता है। पुलिस उसको ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन सुतेश देशमुख कहीं से भी नहीं मिल रहा होता। अब जाके जानते हैं कि इस सुतेश देशमुख को वहाँ के पॉलिटिशियन के लोग उठा के क्यों लेके गए, इसका क्या कसूर था। तो स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं। साल 2023 में अवध एनर्जी कंपनी मुंबई के इलाके से उठती है और महाराष्ट्र के बी जिला में टरपैन लगाना शुरू कर देती है। अब इनकी बड़ी बड़ी टरपैन होती है जो कि 7 एकड़ में लगती है, इसलिए ये जो इलाका होता है महाराष्ट्र का बी इलाका, वहाँ से ये जमीनें खरीदना शुरू कर देते हैं और यहाँ से काफी लोगों को अपनी जॉब के ऊपर भी रखते हैं। तकरीबन 150 से 200 लोग इनकी जॉब के ऊपर इनकी कंपनी में लगते हैं। इनकी कंपनी काफी हाई लेवल का काम कर रही होती है और यहाँ से उम्मीद होती है कि 150 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जो कि इस इलाके को काफी ज्यादा खुशहाल और तरक्की दे इलाका बना देगी। जिस वजह से ये जो सरपंच होता है ये भी काफी खुश होता है। इसके गांव के लोग भी होते हैं उस कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इस इलाके के जो गुंडे होते हैं उनको भी कंपनी नजर आ रही होती है कि काफी बड़ी कंपनी है जो मुंबई से उठ के आई है इस बी जिला में और यहाँ पे आके एनर्जी का काम कर रही है। बाकी भी जितनी भी कंपनियां इस इलाके में होती है वहाँ के जो गुंडे होते हैं, लोकल गुंडे और बड़े गुंडे, इन कंपनियों से हफ्ता लेते हैं। इसीलिए एक कंपनी जो होती है अवध एनर्जी कंपनी, इस कंपनी में भी एक गुंडे का फोन आता है और वो हफ्ता मांगता है। अब इस गुंडे का फोन आया, इसका नाम क्या है, चले इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। इसका नाम है वाल्मीकि और ये एक यहाँ का हाई पॉलिटिशियन, काफी तगड़ा पॉलिटिशियन जिसका नाम है धारजे मुंडे। पहले ये जो वाल्मीकि था ये एक लोकल गुंडा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये धारजे मुंडे के नजर में आता गया और यूं इनका तल्लक गहरा बनता गया। धारजे मुंडे जो था वो इससे अपने काम निकलवाता था और इसके करीब तर होता जा रहा था। अब ये दोनों मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद ये धारजे मुंडे जो होता है ये भी कंपनियों से जगह टैक्स लेता है, गुंडे के पैसे लेता है। वाल्मीकि इसके काम करता, खुद भी हिस्सा रखता है और इसे भी देता है। ऐसे ही वाल्मीकि सबसे पहले इस कंपनी का जो मैनेजर होता है, जो ये सारा कुछ संभाल रहा होता है इस इलाके में, उसको फोन करता है और बोलता है कि मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए वसूली का। लेकिन इस कंपनी का मैनेजर जिसका नाम होता है शिवाजी, वो इनकार कर देता है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपया नहीं दे सकता, ये कंपनी ही देगी, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन वाल्मीकि जो होता है वो अपना एक गुंडा इनकी कंपनी में भेज देता है। 8 अक्टूबर 2024 को इनकी कंपनी में एक गुंडा आता है जिसका नाम होता है सुरेश गोरे और वहाँ पे आके वो कंपनी के मैनेजर को बोलता है कि देखें, मुझे अन्ना ने भेजा है, आप लोग मुझे 2 करोड़ रुपया दे दें वरना मैं आप लोगों के साथ बड़ा बुरा पेश आऊंगा। लेकिन कंपनी का मैनेजर फिर वही बात करता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, अन्ना को जाके बोल दो कि मैं कुछ भी नहीं दे सकता, लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे काम करना दिया जाए। अब सुरेश जो होता है वो वापस चला जाता है और वाल्मीकि को जाके बोलता है कि वो लोग पैसे नहीं देते, मैनेजर ऐसे बोलता है। लिहाजा वाल्मीकि जो होता है वो एक दफा तो चुप कर जाता है। दोबारा फिर 29 नवंबर 2024 को शिवाजी जो होता है कंपनी का मैनेजर, वो कंपनी में आ रहा होता है। सुबह 11 बजे के रास्ते में वाल्मीकि के जो लोग होते हैं वो इसको अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद वाल्मीकि के पास ले जाता है। अब ये जो सुरेश होता है जिसने अगवा किया होता है, ये वाल्मीकि का खास आदमी होता है। वो बोलता है इसको रास्ते में कि पैसे दे दो, अन्ना तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं किसी तरीके भी पैसे नहीं दे सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बड़े लोग मुझे बोलेंगे तो फिर ही मैं पैसे दूंगा। जब वाल्मीकि के पास इसको लेके जाया जाता है, आगे से वाल्मीकि भी यही बोलता है कि अपने बच्चों की जान चाहते हो, अपनी बीवी की, अपनी खुद की जान चाहते हो तो हमें 2 करोड़ रुपया दे दो वरना ये कंपनी मैं बंद करवा दूंगा। तुम्हारे पास कुछ दिनों का टाइम है, मेरा काम कर दो वरना मैं आके कंपनी बंद करवा दूंगा। ये जो
शिवाजी होता है ये वादा करता है वाल्मीकि से कि ठीक है मैं करूंगा कोशिश, अपने जाके सीनियर से बात करूंगा, ऐसे इसको छोड़ दिया जाता है। लिहाजा ये कंपनी में आता है, पता नहीं आके अपने बड़ों से बात करता है या नहीं करता, लेकिन इनको बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे बड़े नहीं मान रहे। लिहाजा 6 दिसंबर 2024 को ये जो सुदर्शन होता है ये अपने कुछ लोकल गुंडे लेता है साथ और कंपनी के गेट के ऊपर आ जाता है और आके सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि गेट खोलो। लेकिन आगे से सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं गेट नहीं खोल सकता, मुझे माफ करिएगा, आगे मुझे ऑर्डर है गेट ना खोलने के पहले अपनी जान पहचान करवाओ, कंपनी के अंदर से मुझे फोन करवा दो, ऑर्डर लेके दो, मैं गेट खोल देता हूँ। लेकिन कंपनी के अंदर से तो कोई बंदा इनका फोन अटेंड ही नहीं करता, ऑर्डर किसने देने होते हैं। लिहाजा ये सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। सुदर्शन के साथ 7 से 8 लोग आए होते हैं, वो काफी इसको मारते पीटते हैं। बाकी सिक्योरिटी गार्ड इनका साथ देने के लिए आते हैं, लेकिन सुदर्शन के लोग कहते हैं कि अगर कोई बंदा करीब आया तो हम लोग उसे गोली मार देंगे, क्योंकि उनके पास गन्स वगैरह भी होती है। लिहाजा वो गेट तोड़ते हैं, गेट तोड़ने के बाद अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके कंपनी का काम बंद करवा देते हैं। अब शिवाजी जो मैनेजर होता है जब कंपनी के मालिक को फोन करता है कि ये सारा कुछ चल रहा है, तो कंपनी का मालिक जो होता है वो एक बंदे को फोन करता है जिसका नाम होता है सुनतेश देशमुख। ये अपने इलाके अपने गाँव मसाजोक का सरपंच है। ये काफी पुराना सरपंच है, 2013 से ये सरपंच बना हुआ है, उसके बाद ये जीतता आ रहा है, अभी तक ये ही बना है और इसको 13 अवार्ड भी मिल चुके हैं इस इलाके में तरक्की करने के। क्योंकि इस इलाके में जल्दी बारिश वगैरह भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद फिर भी इसने अपने गाँव को काफी ज्यादा सुधारा होता है, पानी का इंतजाम किया होता है, इसलिए गवर्नमेंट जो होती है इसे अवार्ड देती है और इस तरह के 13 अवार्ड इसने जीते होते हैं। बाकी सब इलाके से इसके गाँव की काफी अच्छी हालत होती है। जब कंपनी का मालिक फोन करता है तो ये फौरन कंपनी के गेट के ऊपर आता है और आके सुदर्शन को मिलता है और कहता है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, कंपनी को बंद ना करो, देखो अगर तुम लोगों ने कंपनी बंद कर दी तो इस इलाके के जो 200 लड़के यहाँ पे जॉब करते हैं उनका घर तो बंद हो जाएगा, उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, लिहाजा तुम लोग कंपनी को बंद ना करो। लेकिन आगे से जो सुदर्शन होता है उसके लोग और सुदर्शन इसको धमकी लगाता है कि देखो अभी तुम इस मामले में ना पड़ो, तुम वापस अपने गाँव चले जाओ, देखो तुम हमारे इलाके के सरपंच हो, हम तुम्हारी काफी इज्जत करते हैं कि तूने इलाके का काफी काम करवाया, लेकिन अगर तुम इस मामले में पड़े तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे जान से, लिहाजा वापस चले जाओ। लेकिन सुतेश देशमुख वापस नहीं जाता, इनकी धमकियों के बावजूद भी ये जो सुदर्शन होता है ये खुद वापस चला जाता है और कंपनी का काम चलता रहता है। दूसरी तरफ अब सुतेश देशमुख वापस अपने गाँव में आता है, अपनी बीवी को और अपने छोटे भाई को बताता है कि इस तरह मुझे डर लग रहा है कि ये लोग कहीं मुझे कत्ल ना कर दें। इसी वजह से वो अपने गाँव से निकलता है और लातूर में जाके रहना शुरू कर देता है, जो कि करीबी एक दूसरा इलाका होता है। यहाँ पे वो इनके डर की वजह से रह रहा होता है कि कहीं ये मेरे गाँव में आके मुझे कत्ल ना कर दे। अब सुदर्शन जो होता है वो वाल्मीकि को बताता है कि देखो हमारे इलाके का जो सरपंच है वो बीच में आ रहा है और हमें आके डिस्टर्ब कर रहा है, उन लोगों से हफ्ता नहीं लेने देता। वाल्मीकि कहता है कि अगर वो आप लोगों की बात मान ले तो उसे छोड़ दो, अगर ना माने तो उसे रास्ते से हटा दो। सुदर्शन भी कहता है ठीक है। एक दफा दोबारा सुदेश देशमुख के पास पैगाम भेजा जाता है कि देखो तुम सरपंच हो इस इलाके के, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन तुम इस मामले में ना पड़ो, अपनी जिंदगी बचाओ। लेकिन आगे से सुदेश देशमुख कहता है कि इलाके के लोग मेरे ऊपर इतमाद करते हैं, बच्चों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, लिहाजा तुम लोग उनसे गुंडागर्दी का हफ्ता वसूल ना करो और उस कंपनी को छोड़ दो। लेकिन सुदर्शन के जो आदमी होते हैं वापस आके सुदर्शन को बताते हैं, लिहाजा वो लोकल गुंडे हायर करता है और उनको ऑर्डर देता है कि किसी न किसी तरीके इस सुदेश देशमुख को कत्ल कर दो। लिहाजा लोकल गुंडे जब वो टोल प्लाजे के ऊपर आ रहा होता है अपने गाँव जाते हुए तो रास्ते में उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब इनके साथ सुदर्शन खुद भी होता है और सुदर्शन की ही कार होती है। सुदर्शन के 2 लोग होते हैं, बाकी 4 लोग जो होते हैं वो लोकल गुंडे होते हैं। ये इस सुदेश देशमुख को गिरफ्तार करने के बाद गंगा वाली शुगर मिल में ले जाते हैं, जो कि बी इलाके में होती है और इसके गांव से 14 किलोमीटर दूर होती है। वहां पे जाके ये इस सुदेश देशमुख को डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं, उसकी चीखें निकलती रहती है। अब ये सुदर्शन बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद सुदेश देशमुख के मुंह के ऊपर पेशाब करता है और कहता है कि इस चीज को मानो कि इस इलाके में मेरा रोब और दबदबा है। लेकिन आगे से सुदेश देशमुख इस चीज को नहीं मार रहा होता। सुदर्शन खुद डंडा पकड़ता है और उसको पीटना शुरू कर देता है, इसके सर में काफी ज्यादा डंडे मारते हैं और बाकी लोग भी इसको हाथों से और लातों से मारना शुरू कर देते हैं, डंडे भी इसको मारते रहते हैं। ये मार खा खा के बेहोश हो जाता है, इसको काफी ज्यादा चोटें लग जाती है, इसकी पसलियां टूट जाती है, टांगों की हड्डियां भी टूट जाती है और सर भी काफी जगह से फट चुका होता है। लिहाजा ये इसको बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद इसके गाँव के करीब ही इसको फेंक के चले जाते हैं। दूसरी तरफ इसके जो मामा का बेटा था शिवराज, वो भी पुलिस के साथ और बाकी अपने इलाके के लोगों के साथ इसको ढूंढ रहा था। तो पुलिस को एक जगह की टिप मिलती है, लिहाजा पुलिस जल्दी जल्दी उस जगह के ऊपर पहुंचती है। पहुंचते ही आगे से इनको सुदेश देशमुख बेहोश हालत में मिलता है। पुलिस वाले जल्दी जल्दी इसको उठाते हैं और करीबी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर इसको चेक करते हैं तो नजर आता है कि ये तो ठंडा पड़ा हुआ है, काफी देर का मरा हुआ है। अब पुलिस वाले जो
होते हैं वो इन 7 लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। 3 लोग जो होते हैं वो तो फौरन मिल जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चौथा बंदा जो होता है वो भी इस 20 जिला से भागने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी लोकल गुंडा होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को थाने लेके आया जाता है और इनकी अच्छे से खिदमत करी जाती है। खिदमत करने के बाद ये लोग मान जाते हैं कि हमारे साथ सुदर्शन भी था और 2 उसके और भी साथी थे, लिहाजा पुलिस सुदर्शन और उसके 2 और साथियों को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन वो जिला से निकल चुके होते हैं। पूना में, अहमदाबाद में, औरंगाबाद में पुलिस वालों को रिपोर्ट मिलती रहती है और पुलिस वाले छापा मारते रहते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। लिहाजा 21 दिसंबर को पूना में सुदर्शन जो होता है वो मिल जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके जरिए ही उसके बाकी दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी खिदमत करी जाती है तो वो भी नहीं मानता, लेकिन पुलिस वाले अच्छे से उसकी खिदमत करती हैं और गवाह जो होते हैं उनको सामने नहीं लाया जाता। चोरी गवाह इसके खिलाफ गवाही दे रहे होते हैं और पुलिस को टिप दे रहे होते हैं। लिहाजा एक गवाह पुलिस को आके टिप देता है कि इसके पीछे जो बंदा है उसका नाम वाल्मीकि है। पुलिस वाले जब इससे आके पूछते हैं तो ये भी टूट ही जाता है कि हाँ, वाल्मीकि जो है वो मास्टरमाइंड है। पुलिस वाले उसको भी गिरफ्तार करके लेके आते हैं। वैसे तो उसको तस्करी के मामले में गिरफ्तार करके लाया जाता है, लेकिन जब गवाहों की गवाही मिल रही होती है, बार बार सब लोगों की यही गवाही आ रही होती है कि इस इलाके 20 जिला में इस वाल्मीकि का होल्ड है और इसके पीछे हाथ है धनंजय मुंडे का, तो वो बड़ा पॉलिटिशियन है, उसकी बड़ी इस इलाके में चलती है। ये दोनों मिलके ही धंधे करते हैं और इन दोनों के धंधे भी इकट्ठे हैं। लिहाजा वाल्मीकि को मनाया जाता है, लेकिन वो भी नहीं मानता, वो भी पुलिस वालों को चकमा ही देता रहता है कि मेरा इस तरह का कोई मामला नहीं। लेकिन ये जो इसके खिलाफ FIR दर्ज करी गई थी तस्करी की, उसको कन्वर्ट करके 302 में किया जाता है और उसको भी इस सुदेश देशमुख के कत्ल में नामी कर दिया जाता है। लिहाजा जब उसका नाम दर्ज हो जाता है तो पुलिस वाले उसके खिलाफ गवाह ढूंढना शुरू कर देते हैं और सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबूत ढूंढते ढूंढते ऐसी काफी ज्यादा फैक्ट्रियां मिलती है जिससे वाल्मीकि जो है वो हफ्ता ले रहा था। जब भी कोई बंदा हफ्ता ना देता तो ये उसको कत्ल करवा देता। कत्ल करवाने के बाद जब ये पकड़ा जाता, जो इसके साथ कोई मामला बनता, तो ये धनंजय मुंडे की सियासत का इस्तेमाल करता और बाहर आ जाता। अब ये बात हाई लेवल तक पहुंच चुकी थी, लिहाजा जो अपोजिशन पार्टी होती है वो धनंजय से मुतालबा करती है कि लिहाजा भाई तुम जब तक ये केस हल नहीं हो जाता इस्तीफा दो। गाँव के जो लोग होते हैं वो भी धरने के ऊपर बैठने की धमकी देते हैं, अहले इलाके जो होते हैं वो भी धरने के ऊपर बैठने की धमकी देते हैं। लिहाजा अपोजिशन पार्टी भी रूलिंग पार्टी के पीछे लग जाती है कि इस धनंजय का इस्तीफा लेके दो वरना हम लोग धरने के ऊपर बैठेंगे। लिहाजा रूरल पार्टी जो होती है वो मजबूर हो जाती है और धनंजय को इस्तीफा देना पड़ता है। लिहाजा 4 मार्च 2025 को धनंजय जो होता है इस्तीफा दे देता है और अब वो MLA तो है लेकिन उसके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है, वो खाली MLA ही है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस को काफी ज्यादा सबूत मिलते हैं, जिसमें वाल्मीकि है और सुदर्शन है, 2 उसके साथी हैं और 4 लोकल गुंडे हैं। ये टोटल 7 बंदे गिरफ्तार हैं। पुलिस के पास काफी ज्यादा सबूत है, वीडियो भी है और वो वीडियो जो इन लोगों ने सुदेश देशमुख को कत्ल करते हुए बनाई थी, मारपीट करते हुए बनाई थी, वो भी पुलिस के पास है, उनको भी सेव करके रखा गया। ये इतने ना डर लोग थे कि इन लोगों ने सुदेश देशमुख को कत्ल करते हुए उसकी वीडियो बनाने के बाद टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह के ऊपर अपलोड भी कर रखी थी। पुलिस वालों ने सब कुछ अपने पास जब्त करके रखा हुआ है और अब इनके पीछे पॉलिटिशियन का हाथ भी नहीं है, लिहाजा ये काफी बुरे फंस चुके हैं। पुलिस के पास 900 पेज की चार्जशीट तैयार है जो ये साबित करती है कि ये लोग काफी बुरे फंस चुके हैं। अदालत में चार्जशीट पहुंचा दी गई है। अब ये जो धनंजय मुंडे है इसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया और इसके खिलाफ भी पाबंदी लगाई हुई है कि ये किसी भी थाने में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी भी पुलिस वाले को दबा नहीं सकता। इसने पहले भी काफी लोगों को दबा के अपने मसले हल करवाए हुए थे, लेकिन जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती ये कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता, किसी के हक में कोई भी बयान नहीं दे सकता। अब ये केस चल रहा है, आगे इस केस का जो भी फैसला आएगा वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखने और सोचने वाली बात ये थी कि कत्ल तो पहले भी काफी ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि मुझे इस कत्ल की वीडियो बनानी पड़ी? तो सबसे ज्यादा वजह ये थी जो मेरे सामने आई है कि असल वजह इस कत्ल के पीछे खाली ये ही नहीं थी कि इनको 2 करोड़ रुपए का भत्ता नहीं मिला तो इन लोगों ने कत्ल कर दिया। यहाँ पे काफी डीप जाने के बाद पता चला पुलिस को और लोगों को कि इसके पीछे एक और भी बड़ी वजह थी और वो वजह थी कि ये वाल्मीकि और धनंजय जो थे वो वंजारी कम्युनिटी से थे और दूसरी तरफ ये जो सुदेश देशमुख था वो मराठा ग्रुप से था। अब मराठा ग्रुप की कई सदियों से इज्जत चली आती है और लोगों को पता है कि वो एक बहादुर जात है, बहादुर ग्रुप है, इसलिए ये वाल्मीकि और धनंजय जो थे वो इससे जलते थे। उनको इनकी कास्ट से भी मसला था कि हम लोग छोटी कास्ट के हैं और ये बड़ी कास्ट के हैं, ये कास्ट की भी भेदभाव थी। इस वजह से उन दोनों ग्रुपों की आपस में पहले
पहले ही लगती थी। आगे जाके ये 2 करोड़ की वसूली का मसला बन गया और उन लोगों ने वो अपना पीछे वाला भी गुस्सा निकाल लिया। अब अंदर ही अंदर ये रिपोर्ट सुनने को मिल रही है कि इन दोनों ग्रुपों की आपस में दुश्मनी चलना शुरू हो गई है। आगे जाके ये ग्रुप क्या रूप धार लेते हैं वो तो आगे जाके ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अंदर ही अंदर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ सर्द सियासी चाले चल रहे हैं। आगे जाके हो सकता है कि ये गर्म भी हो जाएं और लोग कत्लो गारत के ऊपर उतर आए, लेकिन फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज साबित आ चुकी है कि इस केस में जात पात का भी काफी ज्यादा भेदभाव किया गया है। तो जो भी फैसला अदालत देगी वो तो आगे चल के ही देगी, लेकिन एक जगह पे इकट्ठे रहते हुए इकट्ठे खाते पीते ये जात पात का भेदभाव और लड़ाई झगड़ा मेरी समझ से बालातर है। आप क्या इस बारे में कहते हैं, आप क्या सोच रखते हैं, ये तो आपके कमेंट से पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।